So today we will going to study about ionic equilibrium. Your chemical equilibrium is finished yesterday. So today we will start with ionic equilibrium. Clear? मतलब ये है कि अब आपको जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि आयनिक से रिलेटेड मींस आयंस होंगे सारे, तो हम और मोस्टली हम वीक एसिड के बारे में पढ़ेंगे, मींस वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, रादर आई शुड यूज द वर्ड, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में हम ज्यादा पढ़ते हैं। तो मैंने कल आपको डीओडी भी समझाई थी एक, तो राइट। अब चीज होती है आयनिक इक्विलिब्रियम किससे एसोसिएटेड होता है, मींस आयन से एसोसिएटेड होता है, राइट। सेकेंड थिंग, किसकी वजह से इसमें चेंज आ सकता है अगर हम बोले कि आयनिक इक्विलिब्रियम में कौन कौन सी चीजें हैं जो चेंजेस ला सकती हैं, तो वो होती है तुम्हारी प्रेशर, वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब हम ये कहते हैं कि स्टेट एट विच सर्टेन मेजरेबल क्वांटिटीज, वो मेजरेबल क्वांटिटीज कौन सी है, अगर मैं ये वर्ड यूज कर रही हूँ। सो आपको लिखना है आयनिक इक्विलिब्रियम, you have to write down a state, right? A state at which certain measurable quantities, पहले बताओ measurable quantities कौन कौन सी होती है जो हम पढ़ते हैं, बताओ। quantities या properties such as, भाई किसमें चेंज लाने से आपका सिस्टम में चेंज आ जाता है? प्रेशर, टेम्परेचर। हाँ, तो प्रेशर, वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, ये होती है मेजरेबल प्रॉपर्टीज। कलर, कलर भी आपको चेंज बताता है किसी चीज का, ठीक है। तो हम कहते हैं ये आपकी मेजरेबल क्वांटिटीज होती है जो नॉर्मली आप किसी भी एक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पढ़ोगे तो आपको बतानी होती है, एक्सेप्ट बट इनकी चेंज, दे डू नॉट चेंज विद टाइम। ये प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो टाइम के अकॉर्डिंगली चेंज नहीं होती है, ठीक है। सो नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट दैट। तो हम कहते हैं कि आयनिक इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम है जो एस्टैब्लिश होता है बिटवीन द आयनाइज्ड मॉलिक्यूल्स, राइट। इक्विलिब्रियम established between ions, and between which ions? Ionized ions, means जो आपके एक इलेक्ट्रोलाइट में आयंस तो सारे होते हैं बट आयनाइज्ड होके जो आयंस सॉल्यूशन में जाते हैं, ठीक है। सो आयनाइज्ड आयंस ऑफ द सॉल्यूशन। अब हम यहाँ पे बार बार ही सॉल्यूशन की बात करेंगे और एक्वस की, जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम में हम गैसियस की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन की बात करेंगे। और किसका सॉल्यूशन? मैंने आपको अभी भी बताया था कि हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम इसमें भी वही चीजें पढ़ते हैं। तो अब आता है कि इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है। नाउ द फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज एन इलेक्ट्रोलाइट, क्या होता है बताओ। Which conduct electricity? Yes. So which conduct electricity in molten or liquid state? अब molten state क्या होती है, कभी दिमाग में आया है? लिक्विड तो समझ में आ गया कि वाटर में डिसॉल्व कर दिया या किसी सॉल्वेंट में विच इज अ गुड कंडक्टर उसमें डिसॉल्व करा। मोल्टन क्या होता है? मींस जो सॉलिड होता है वो लिक्विड में चेंज होता है बट विदाउट एनी हेल्प ऑफ द सॉल्वेंट। और जो ये लिक्विड में चेंज होता है इट इज एट वेरी वेरी हाई टेम्परेचर, क्योंकि इतना आसान तो है नहीं कि बिना उसको मतलब क्या कहते हैं उसको, बिना सॉल्यूशन में डाले उसको लिक्विड फॉर्म में लाना। तो ये आपका एक तरीके का ये प्रोसीजर है जिसमें हम ये कहते हैं कि ये लिक्विड में कन्वर्ट होता है बट विदाउट द हेल्प ऑफ एनी सॉल्वेंट। इतना क्लियर है क्लास? इज इट दिस मच क्लियर? आई एम टॉकिंग टू ग्रेड 11 आई थिंक। तुषार, yes. अवनी, where are the students? सो रहे हो? Another which we use is non-electrolyte. Non-electrolyte क्या होता है? Which do not conduct electricity. Right? तो अब हमने पढ़ना है, सबसे पहले समझना है
जब हम किसी भी एसिड को, फॉर एग्जाम्पल इसको, इसमें डिसोसिएट कर रहे हैं आयंस में, तो ऐसे डिसोसिएट कर रहे हैं, दीज आर इन एक्वस फॉर्म, तो ये कितना टूटते हैं कितना नहीं टूटते हैं, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। तो आज डीओडी को आई एम एक्सप्लेनिंग कंप्लीटली, तो प्लीज ध्यान से समझ लेना, बाद में मत रोना कि डीओडी समझ नहीं आई है, क्योंकि पूरा चैप्टर आपका डीओडी पे ही है। डीओडी इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है आयंस आयनाइज्ड इन द सॉल्यूशन, ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आयंस। क्लियर? अब सपोज करो आपने एसिटिक एसिड लिया, इसको डिसोसिएट करा रहे हो, बीइंग अ वीक एसिड ये कम डिसोसिएट करेगा, ठीक है। तो सपोज मैंने लिया 100 ml, अब इसको जब मैंने पानी में डाला तो इसमें से 5 ml डिसोसिएट हो गए, यानी 5 आयंस डिसोसिएट हो गए। डिसोसिएट होके कहाँ जाएंगे? इन्हीं के पास जाएंगे, ठीक है। इसे कहते हैं हम डीओडी। अब मुझे अगर इसका अल्फा निकालना हो तो मैं इसमें 5/100 करूंगी, सो व्हाट विल इट बिकम? 0.05, ठीक है। समझ में आई ये चीज? यस। और इसको परसेंटेज में लेना हो तो 5%, ठीक है। तो हम इसे दोनों फॉर्म में रखते हैं। अब यहाँ की वैल्यू से आपको क्या पता चल रहा है? दैट अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल देन 1 का मैंने कल एक्सप्लेन किया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लिए हम 1 लेते हैं और वीक एसिड्स के लिए लेस देन 1 होता है, तो अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल देन 1, सो इसका मतलब ये एक वीक एसिड है। क्लियर? अब इसका मतलब और डिटेल में समझो। सपोज करो तुम लोगों ने सवेरे ब्रेकफास्ट किया और उसमें तुम लोगों ने सपोज करो 4 पराठे खाए, लेकिन काम करा सिर्फ 1 पराठे का, जितनी एनर्जी यूटिलाइज करनी थी उतनी ना करके थोड़ी सी यूटिलाइज करी, मतलब 1 घंटा तुमने काम किया और 4 घंटे तुम सो गए, तो तुम्हें जो एनर्जी मिली वो सिर्फ 1 पराठे की मिली, यूटिलाइजेशन उसी का हुआ। तो यानी कि जब तुमने वो पराठे खाए थे वो हो गए तुम्हारे टोटल नंबर ऑफ आयंस 4, यूटिलाइज किया 1, यानी आयनाइज हुआ सिर्फ 1, सो ये वो ही वैल्यू है। समझ में आया अभी सिंपल लैंग्वेज में? अब हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। सपोज मैंने लिया NaCl इन एक्वस फॉर्म, जब ये डिसोसिएट करेगा तो ये बनाएगा Na प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस, ठीक है। अब ये मैंने लिया अगेन 100, इसमें आयंस है। अब जब ये डिसोसिएट होता है तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट होता है। तो सपोज करो मैंने बोला अभी इसमें 95, इसके जो 95% आयन थे वो सारे डिसोसिएट हो गए, वो कहाँ जाएंगे? यहाँ जाएंगे। इसके लिए जब मैं अल्फा निकालूंगी तो मैं क्या निकालूंगी? 95 डिसोसिएट हुए, टोटल कितने थे? 100, तो मेरे आए 0.95, परसेंटेज में निकालूंगी तो 95%। समझ आया? इज दिस क्लियर कि क्या होता है डीओडी? तो हम डीओडी को देख के ये डिसाइड कर सकते हैं विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इट इज। किसी को डाउट है इतने में? नो गुड मैम। नो गुड मैम। ओके, लेट्स गो फर्दर। अब हम कहते हैं कि हम इनमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ेंगे वो कौन से होते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हम पढ़ेंगे लाइक HCl, H2SO4, HNO3, देन KOH, NaOH, KCl, NaCl, हम ये सारे पढ़ेंगे। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में हम कौन से पढ़ेंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में हम पढ़ेंगे CH3COOH, ठीक है, HCl, हम पढ़ेंगे NH4Cl, लाइक दिस HCOOH। तो ये सारे आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है। अब क्लियरली समझ में आ गया डीओडी क्या होता है भाई? हाँ Yes. ना? ओके, सो अब हम पढ़ते हैं कि डीओडी किस पे डिपेंड करता है, मींस फैक्टर्स अफेक्टिंग डीओडी। दिमाग लगाओ कि आपका एक सॉल्यूशन है, उसमें क्या क्या हो सकता है जिसके ऊपर डीओडी डिपेंड कर सकता है। अगर मैं एक सॉल्यूशन ले रही हूँ, सॉल्यूशन किस चीज का बना होता है? एक सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का। अब बताओ किस पे डिपेंड करेगा डीओडी? बोलो। अरे भाई सॉल्यूशन में 2 चीजें हैं तो इन पे तो डिपेंड करेगा ना, तो आपके नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करेगा।
मैंने वीक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्वेंट में डाला तो वो कम डिसोसिएट किया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाला तो वो ज्यादा डिसोसिएट किया। तो ये नेचर ऑफ सॉल्यूट नहीं हो गया? बोलो। तो हमारे जैसे सपोज मैंने NaCl लिया था तो इसके लिए अल्फा क्या आया था मेरा? ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 आया था। वही मैंने जब CH3COOH लिया तो उसके लिए अल्फा कितना आया था मेरा? ऑलमोस्ट इक्वल टू 0.05। तो कितना कम था। तो इसने बताया ना मुझे कि किस टाइप का वो इलेक्ट्रोलाइट है। तो इलेक्ट्रोलाइट के बेसिस पे आई कैन इजिली डिफाइन माय DOD। यस। नेक्स्ट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अब नेचर ऑफ सॉल्वेंट कैसे डिपेंड करता है? सॉल्वेंट दो तरीके के होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें सॉल्वेंट की, एक होते हैं पोलर, एक होते हैं नॉन पोलर, राइट। पोलर हमने केमिस्ट्री में क्या पढ़ा है? लाइक डिसॉल्व्स लाइक। तो अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट ऐसा है जो पोलैरिटी शो करता है, ठीक है, मींस आपका सॉल्यूट अगर ऐसा है जो पोलैरिटी शो करता है, तो यानी कि वो सॉल्वेंट भी वही लेगा जिसमें पोलैरिटी होगी, वहीं जाके डिसॉल्व करेगा। और नॉन पोलर कौन से होते हैं? जिनमें पोलैरिटी नहीं होती, लाइक बेंजीन, ठीक है, CCl4, CS2, ये सारे नॉन पोलर हो गए आपके, ठीक है। नेक्स्ट, टेम्परेचर। अब टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है DOD? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। मैंने इसके अंदर वाटर लिया, मैंने इसमें चाहे वीक एसिड डाली, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं, अब मैं इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रही हूं तो क्या होगा मेरा? आयंस ज्यादा मिक्स होंगे। यस, सो अल्फा विल चेंज। तो यानी कि हमारा टेम्परेचर पे भी वो डिपेंड करता है। लास्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है अक्षत? Akshat, what do you mean by concentration of solution? Akshat? बेटा concentration of solution का मतलब क्या होता है? बोलो, कुछ तो बोलो, सही गलत जो भी होगा। तनिष्का? सॉल्यूट इन सॉल्वेंट। ओके, अग्रीड। मेरा अगर मैंने सपोज बोला तो मैं एक मेरे पास कॉन्सेंट्रेटेड HCl है और एक डाइल्यूट HCl है, इन दोनों में क्या फर्क होता है? कंसंट्रेटेड में, हाँ बोलो, जो भी बोल रहा है, कोई भी बोल सकता है, बोलो। कंसंट्रेटेड में सॉल्यूट ज्यादा होता है। बिल्कुल सही। और तो dilute सॉल्यूट में हमारा solvent। ज्यादा होता है जब हम कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं, ठीक है। यानी कि अगर मैं एक सॉल्यूशन को डाइल्यूट करूं तो उसका क्या मतलब हुआ? ऑन डाइल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन क्या करेगी? डिक्रीज कि इंक्रीज? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? डिक्रीज कि इंक्रीज? Decrease. व्हाट तरिष्का? Decrease. डिक्रीज, वेरी गुड। इट डिक्रीजेस क्यों? अब दिमाग लगाओ। मैंने यहाँ पे एक HCl सपोज सॉल्यूशन लिया, मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, ठीक है। ध्यान रखना, ये पूरा का पूरा डिसोसिएट हो गया बिकॉज इट्स अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो इसमें तो कॉन्सेंट्रेशन में मैं ये कहूंगी जो है बस यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। बट अगर मैं बात कर रही हूँ एक वीक एसिड की, ठीक है, मैंने लिया CH3COOH, अब मैंने इसमें पानी डाला, इसमें से ये डिसोसिएट हुआ। किसमें डिसोसिएट हुआ? इन आयंस के अंदर। मैंने शुरू में लिया था 100, जब मैंने बिगनिंग किया रिएक्शन, ये इनकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी? 0, राइट। अभी टाइम 0 पे ले रही हूं मैं। फिर जब मैंने इसको डाइल्यूट किया तो इसमें से ये 5 मॉलिक्यूल्स या 5 आयंस डिसोसिएट हो गए, ठीक है। अब मैंने क्या किया? अब मैंने इसमें पानी डाल दिया और मैंने और वाटर डाला, मींस जो पहले मेरा 100 था वो 200 हो गया। तो 200 में से और ज्यादा डिसोसिएट होंगे तो मेरा यहाँ पे मैंने 100 और डाला, यानी कि ये 100 पहले से था,
ठीक है, मैंने 100 और बनाया, वो यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन 200 हो गया, बट मैंने 100 और डाला है, याद रखो 100 पहले से है सॉल्यूशन में, तो अब कितने डिसोसिएट होंगे, 10 डिसोसिएट होंगे। ये आपका ऑस्टवाल्ड का लॉ है, ठीक है, जिसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे दोबारा से। ये कहता है कि जब आप किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट को, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करता है, ये कहता है कि अगर आप वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करोगे, कैसे डिक्रीज करोगे, कॉन्सेंट्रेशन आपने डिक्रीज करी, कैसे, बाय डाइल्यूशन, तो डीओडी इंक्रीज करेगी। मींस अगर नॉर्मल भाषा में समझाऊं तो वो ये कहता है कि कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लो, उसमें आप पानी डालते जाओ, वो डिसोसिएट होती जाएगी, बट इसके पीछे एक कंडीशन आती है विच आई विल एक्सप्लेन यू जब मैं डाइल्यूशन का लॉ पढ़ाऊंगी। ऐसा नहीं है कि आप सारा टाइम पानी डालते जाओ और वो डिसोसिएट होती जाए, नहीं, एक सैचुरेशन पॉइंट हमेशा आता है। अदरवाइज अगर ऐसा ना हो तो हमारी दुनिया की इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। समझ में आया? तो इस पॉइंट को याद रखो, वी विल डिस्कस इट अगेन कि हम लोग जब ऑस्टवाल्ड लॉ पढ़ेंगे तो आई विल एक्सप्लेन यू कि किस जगह पे जाके आपका डाइल्यूशन बंद हो जाता है, बट एक पॉइंट तक होता है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ऑस्टवाल्ड लॉ वाज वेरी हेल्पफुल इन स्टडिंग। क्लियर? नेक्स्ट चीज आती है आपकी क्लासिफिकेशन। नाउ द फैक्टर्स अफेक्टिंग डीओडी इज ओवर, लेट अस स्टडी नाउ द क्लासिफिकेशंस ऑफ एसिड एंड बेसिस, क्योंकि हम इतनी देर से एसिड बेसिस की ही बात कर रहे हैं। तो अगर मैं कह रही हूं क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में करूं तो मैं किसके बेसिस पे करूंगी, एज पर नेचर, ठीक है। तो नेचर के बेसिस पे हम कौन से इलेक्ट्रोलाइट पढ़ते हैं, एसिड पढ़ते हैं, बेस पढ़ते हैं और सॉल्ट्स पढ़ते हैं। सॉल्ट्स को जब पानी में मिक्स करो तो दे बिकम इलेक्ट्रोलाइट ओनली, ठीक है। तो हम ये सारे पढ़ते हैं। अब इनको डिफाइन करने के लिए देयर वर थ्योरीज, मेनी थ्योरीज, तो हम उन थ्योरीज के बारे में अभी पढ़ेंगे। तो थ्योरीज किसको डिफाइन करने के लिए थी, एसिड और बेसिस के लिए, सॉल्ट्स के लिए नहीं थी। एसिड बेसिस के लिए उसने क्या बोला, उसने फर्स्ट साइंटिस्ट हु वाज वर्किंग ऑन दिस वाज आर्हेनियस, ठीक है। आर्हेनियस ने क्या बोला, आर्हेनियस ने ये बोला कि अच्छा पहले एक बात बताओ, हम जो एसिड्स की अगर हम बात करते हैं, नॉर्मली बात करते हैं, तो एसिड्स को हम क्या कहते हैं, सार है, ठीक है। ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है, यही होता है, और क्या करता है, न्यूट्रलाइजेस बेस, ठीक है। जो बेसिस होते हैं हम उनके लिए क्या पढ़ते हैं, बिटर होते हैं। रेड लिटमस को कन्वर्ट करते हैं ब्लू में, एंड इट ऑल्सो न्यूट्रलाइजेस बेस, न्यूट्रलाइजेस एसिड। बट इतना डेरिवेशन काफी नहीं था, तो साइंटिस्ट वर स्टडिंग अबाउट एसिड्स एंड बेसिस। तो आर्हेनियस वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिफरेंशिएट एसिड एंड बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ, जो हम आज भी पढ़ते हैं कभी कभी जूनियर क्लासेस में, जो H+ डोनेट करेगा एक्वस सॉल्यूशन में। याद रखो इसका मेन कंडीशन था एक्वस सॉल्यूशन, अगर एक्वस नहीं है तो आर्हेनियस अप्लाई नहीं कर सकते आप। बेसिस जो OH- जैसे रिलीज करेगा एक्वस सॉल्यूशन में, तो इसका मेन कंडीशन एक्वस था। अगर आर्हेनियस फेल ही यहीं पर हुआ था, अगर एक्वस नहीं है तो आर्हेनियस कहता मेरा लॉ नहीं लगा सकते आप, तो ये उसका एक मेजर क्राइटेरिया था। उसने बोला अगर आपके पास एक्वस सॉल्यूशन है तो आपका H+ या OH डिसोसिएट कर रहा है, जहां एक्वस नहीं है वहां डिसोसिएट नहीं करेगा, ये आर्हेनियस ने बोल दिया। लाइक अगर आप एग्जाम्पल लो, कोई भी एक एग्जाम्पल ले लो, लेट्स सपोज हमने लिया HCl, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं, हमने इसे डाला वाटर में, तो ये एक्वस सॉल्यूशन में आया। अब ये क्या करेगा, ये एक्वस H+ और Cl- बनाएगा, तो ये क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस इट्स एन एसिड। और एग्जाम्पल लो, CH3COOH, एक्वस सॉल्यूशन में डाला, H+ देगा प्लस CH3COO- एक्वस देगा, राइट। तो ये तो उसने डिफाइन कर दिया, दीज आर बेस एसिड्स। लेट्स टॉक अबाउट बेसिस नाउ। जब बेसिस की बात आई तो लेट्स टेक एन एग्जांपल NaOH। इसको जब मैंने एक्वस सॉल्यूशन यानी वाटर में डाला तो इट गिव्स मी Na+ एक्वस प्लस OH- एक्वस,
राइट, ये आ गया OH माइनस रिलीज हुआ एक्वस सॉल्यूशन में, जो कि उसने बोला था। तो उसने इस बेसिस पे डिफाइन कर दिया वीक एसिड्स और वीक बेसिस को। बट इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, अगर हम लिमिटेशंस की बात करें कि हमें ये फेल क्यों हुआ, हमने इसको पढ़ना क्यों छोड़ा, इसके पीछे रीजन है। पहली बात, पहला कंडीशन, ओनली एप्लीकेबल इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। सेकेंड कंडीशन, आपके और भी तो कितने बेसिस होते हैं, सपोज NH3 है, इट्स अ बेस बट इट डू नॉट रिलीज OH माइनस, बट स्टिल इट्स अ बेस। इस चीज को आर्हेनियस एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया कि क्यों कर रहा है, तो ये तो रिलीज नहीं करता ना आपका OH माइनस, बल्कि ये NH4OH बना लेता है वाटर में जाके। तो अगर मैं इसे वाटर में डिसॉल्व करूं तो ये बनाएगा NH4OH। जब ये डिसोसिएट करता है फर्दर, तब हमें NH4+ OH माइनस मिलता है, बट डायरेक्टली इससे नहीं मिलता। तो ये वो आर्हेनियस एक्सप्लेन नहीं कर पाया क्यों। ओके, दूसरे एसिड्स लो, आपके बेसिस लो, जैसे थर्ड में ले लूं CO2। CO2 जब पानी में मिक्स होता है तो क्या बनाता है, H2CO3, तो इट्स एन एसिड। ये एसिडिक बिहेवियर दिखा रहा है, बट ये H+ तो रिलीज नहीं कर रहा ना वाटर के अंदर, बट इट इज एन एसिड। तो ये भी आर्हेनियस एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। SO2 एग्जाम्पल है, SO2 इज एन एसिड। बेस की बात करो, Na2CO3, इट्स अ बेस, राइट, इट्स एन एसिड। तो ये सारी चीजें वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और ले लो, अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में जाएं, CuSO4, FeSO4, ये सारे आपके एसिड्स हैं, क्योंकि ये जब बॉटम में जाते हैं तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट करते हैं और ये एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं। बट आर्हेनियस इन सबको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दिस वाज अ ड्रॉबैक ऑफ आर्हेनियस थ्योरी। इतना क्लियर हुआ सबको? भाई बोलोगे कुछ? क्या डाउट है इतने में किसी को? नो गुरुमा। श्योर? आगे चलो। ओके, नेक्स्ट कम्स ब्रॉन्स्टेड-लॉरी। ये कंसेप्ट हम आज तक पढ़ते हैं क्योंकि इट्स अ वेरी हेल्पफुल कंसेप्ट। इसने बेसिस, एक्चुअली ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी वो टू साइंटिस्ट, ये एक नाम नहीं है। ही वाज वन साइंटिस्ट, ही वाज वन साइंटिस्ट, तो बोथ वो वर्किंग ऑन द सेम कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। दोनों अलग अलग देश में रहते थे, दे वर सेपरेटेड, कंप्लीटली सेपरेटेड। जब उनकी थ्योरी सामने आई, दोनों की थ्योरी एकदम सेम थी, तो इस थ्योरी को इन दोनों के नाम पर रिलीज किया गया, तो हम इसे कहते हैं ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी। तो अब ये क्या था, इसने बोला कि एसिड्स को आप बोल रहे हो H+ आयन डोनेट करता है, ठीक है। इसने H+ की जगह वर्ड क्या यूज किया इन दोनों ने, इन्होंने बोला एसिड्स वो होते हैं जो डोनेट करें प्रोटोन। प्रोटोन क्या है? व्हाट इज अ प्रोटोन? कभी सोचा है प्रोटोन क्या है? हाइड्रोजन में एक ही प्रोटोन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। यस, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटोन है। अगर मैं इस हाइड्रोजन में से एक प्रोटोन निकाल दूं, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, तो ये क्या बनाएगा? H+। तो इसमें क्या है? ओनली वन प्रोटोन। तो H+ इज नथिंग बट अ प्रोटोन, ठीक है, याद रखना। बट उसने एक और चीज बोली, उसने एक्वस सॉल्यूशन को नहीं लिया अपनी कंडीशन में। उसने कहा एक्वस सॉल्यूशन की कंडीशन उसके पास नहीं थी, उसके पास सिर्फ कंडीशन थी H+, ठीक है। तो उसने बोला एसिड्स वो होते हैं जो आपके H+ को, या सॉरी प्रोटोन, रादर द वर्ड इज प्रोटोन को डोनेट करते हैं। और उसने कहा बेसिस वो होते हैं जो प्रोटोन को एक्सेप्ट करते हैं। तो उसकी थ्योरी पूरी की पूरी H+ के ऊपर बेस्ड थी, नो OH माइनस वाज देयर, जिसकी वजह से वो काफी सारी चीजों को एक्सप्लेन कर पाया। लेट्स टेक द एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट एसिड्स व्हिच आर्हेनियस वाज नॉट एबल टू डू इट। अगर मैं सपोज NH3 लूं, ये एक H+ लेता है और ये बनाता है NH4+, तो ये क्या हुआ? ये एक बेस हुआ, राइट? अब ये क्या करेगा? इफ आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर आयन, जिसको हम कह रहे हैं कि NH4+ की जगह आई एम यूजिंग अगर इसको मैं
एक H+ ये रिलीज कर दे तो ये वापस से NH3 बनाएगा। तो ये क्या है, अभी यहाँ पे ये एक्ट कर रहा है एसिड की तरह, राइट। तो आर्हेनियस की थ्योरी में जो अगर एक बेस है और वो जो एसिड बनाता है, हम उसे एसिड ना बोल के हम उसे कॉन्जुगेट एसिड बोलते हैं, जिसे हम Ca के नाम से लिखते हैं रिएक्शंस के नीचे। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा NH3 प्लस H+ गिव्स यू NH4+। तो मैं बोलूंगी ये एक बेस है और ये एक कॉन्जुगेट एसिड है। समझ आया ये कंसेप्ट? सिमिलरली अगर मैंने HCl लिया, HCl क्या करेगा, H+ देगा और Cl- देगा। ये क्या है, अभी H+ डोनेट कर रहा है। ये यहां पे इसने क्या किया, इसने एक्सेप्ट किया। तो ये क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरी, उसने प्रोटोन डोनेट किया, मींस एक एसिड है। अब इसमें से ये तो डोनेट हो गया, ये बच गया। इसको अगर मैं दोबारा से H+ दे दूं तो ये क्या कर सकता है, ये एक एसिड बना सकता है दोबारा से। मींस अगर मैं इसे एक H+ दे दूं तो ये HCl बन जाएगा वापस से। तो यानी ये क्या है, ये एक बेस है, राइट। क्योंकि H+ ले रहा है ना हमसे, तो इसको हम बेस ना बोल के हम कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। ठीक है, क्लियर अबाउट दिस मच? ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आगे आपको ऑर्गेनिक में अगले साल बहुत हेल्प करेगा। दिस मच इज क्लियर? कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट नहीं है? ओके। अब आता है कि अगर मुझे और एसिड्स को देखना है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज मैंने लिया CH3COOH, ठीक है। मैं इसे नॉर्मली जब वाटर में डिसॉल्व करती हूँ तो ये क्या हो जाता है, CH3COO- प्लस H3O+, यही बनाता है। ये क्या है, इट्स एन एसिड और अ बेस? जल्दी जल्दी बोलते जाओ, व्हाट इज दिस? CH3CO- COOH क्या होता है, बोलो भाई। एसिड। ओके, ये क्या हुआ, व्हाट इज दिस? कॉन्जुगेट बेस। क्योंकि मैं इसे दोबारा से अगर H+ दूंगी तो ये H+ ले लेगा ना मेरे से, तो इसलिए कॉन्जुगेट बेस हुआ। अब ये क्या हुआ यहाँ पे, इट्स अ बेस हियर एंड इट इज, क्यों है ये बेस? नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई इट इज अ बेस। ये इसका ये H+ ले रहा है, ठीक है, एक्सेप्ट कर रहा है, तो बन रहा है ये आपका। तो ये क्या हुआ, कॉन्जुगेट एसिड। समझ में आई ये चीज? तो रिएक्शंस में नॉर्मली आपको ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है, एसिड बेस कॉन्जुगेट बेस कॉन्जुगेट एसिड। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि मैं आपको बोलूं मुझे H2S का, H2S क्या होता है, इट्स एन एसिड, मुझे इसका कॉन्जुगेट बेस दो, क्या होगा इसका कॉन्जुगेट बेस, बोलो। इसमें से एक H निकाल दो तो क्या बचा, अगर एसिड है ये तो ये डोनेट करेगा, व्हाट? मैंने एक H निकाला है तो मेरे पास क्या बचा, ये बचा। अगर मैं इसमें से फर्दर एक H+ निकाल दूं तो बचेगा H2-। तो ये मेरा ये सब क्या है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीजें। देखो इसका ये कॉन्जुगेट बेस है, इसका, अब यहाँ पे अगर मैं सिर्फ इन दोनों को पढ़ूं तो ये एक एसिड है और ये इसका एक कॉन्जुगेट बेस है। समझ में आ गया? कोई डाउट है इतने में? नो? ओके, लेट्स गो फर्दर। अब आता है लिमिटेशन। क्यों हमारे को बॉन्स्टेड लॉरी की थ्योरी को भी इग्नोर करना पड़ा? क्वेश्चन कम्स व्हाई? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इसकी थ्योरी सिर्फ H+ पे एम्फसाइज्ड थी, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ H+ पे एम्फसाइज्ड थी। ये OH की बात ही नहीं करता था और बाकी किसी चीज की बात नहीं कर रहा था। तो अगेन इसकी थ्योरी का फेलियर हुआ। सपोज अगर मैं
इन कंपाउंड्स की बात करूं, अब भाई इनमें तो H+ नहीं है, बट स्टिल दे आर बेसिक एसिड्स, तो कैसे है ये एसिड्स? चलो एक और एग्जांपल लो, AlCl3, इट्स एन एसिड, बट इसमें H+ नहीं है, तो ये एसिड कैसे है, इस चीज को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, दीज आर बेसिस, बट इनमें H+ एक्सेप्ट करने की क्वालिटी नहीं है, ये डोनेट नहीं कर पा रहे और ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब ये लिमिटेशन था, ठीक है, बट कुछ एडवांटेजेस भी थे। तो अगर क्वेश्चन आए कि एडवांटेजेस क्या थे, तो एडवांटेजेस में आप लिखोगे इट्स अ ब्रॉडर कंसेप्ट, ब्रॉडर कंसेप्ट देन आर्हेनियस, ठीक है, एक ये रीजन था। इसने काफी बेसिस और एसिड्स को एक्सप्लेन किया, लाइक अगर मैं बात करूं NH3, ये इसे बता पाया कि ये बेस क्यों है, क्योंकि ये H+ को ले लेती है, तो इसका कंसेप्ट वाज क्वाइट एप्लीकेबल फॉर एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर। काफी हद तक एसिडिक और बेसिक बिहेवियर के लिए ये बहुत सही था, बट फेलियर भी था, क्योंकि ये काफी सारी चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इज दिस मच क्लियर नाउ? बोलो भाई, क्लियर है कि नहीं है? क्लास? Yes, Gurma. Sure, okay. Let's go further. This is the last topic of the day which I will be teaching. Now, thing is, हम पढ़ेंगे अभी लास्ट कंसेप्ट किसने दिया। लास्ट कंसेप्ट गिवन वाज लुईस, जो हम आज भी पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज को समझो कि लुईस क्यों एप्लीकेबल है। आप बात कर रहे हो सपोज एक सब्सटेंस A, एक सब्सटेंस B और एक सब्सटेंस C। सपोज करो इसने H+ ले लिया या इसने H+ दे दिया, ठीक है, तो हमने इसके बेसिस पे बना लिया इसे एसिड बेस। इसने H+ दे दिया या OH- दे दिया, तो हमने बोल दिया एसिड एंड बेस। इलेक्ट्रॉन तो सभी में प्रेजेंट होते हैं, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए हमारी ये थ्योरी काफी हद तक सक्सेसफुल रही है और आज भी हम इसके बारे में पढ़ते हैं। हम नॉर्मली एसिड बेसिस को इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे काफी हद तक डिफाइन करते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोथ। अब इसका कंसेप्ट क्या था? इसका कंसेप्ट था कि जो एसिड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, मींस वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स होते हैं, राइट? उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इसका मतलब क्या है कि उनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा, राइट? तभी तो वो इलेक्ट्रॉन लेंगे। अगर ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो इलेक्ट्रॉन कोई क्यों लेगा? समझ में आया? बेसिस, उसने बेसिस को कैसे बोला? उसने बोला वो डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब वो इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब क्या होता है? ऑक्टेट एक्सपैंडेड है उनका, मींस 8 से ज्यादा है, ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है? लोन पेयर हो सकते हैं भाई, ओनली नॉट योर दिस थिंग, लोन पेयर भी तो हो सकते हैं। तो दीज आर द एसिड्स एंड बेसिस डोनेटेड बाय योर लुईस एसिड्स। इसका लिमिटेशन बस एक छोटा सा था कि वो कुछ ऐसे एसिड्स जो हमारे आर्हेनियस और ब्रॉन्स्टेड ने एसिड्स बोले थे, उनको ये लुईस एसिड नहीं प्रूव कर पाया। लाइक अगर मैं बोलूं कोई भी एक एसिड ले लो, तो अगर मेरे जो ब्रॉन्स्टेड ने जिन एसिड्स को एसिड्स बोला वो लुईस उनको लुईस एसिड्स बोले, इसकी कोई कंडीशन नहीं थी। तो दिस वाज अ ड्रॉबैक। क्लियर? समझ आ गया? सो आज के लिए इतना, इससे ज्यादा आई विल नॉट टेक, ठीक है। सो टुडे द सेशन इज टिल दिस